Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 chemistry atoms and molecules part 1. ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. आई थिंक हम लोगों ने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, लास्ट 2 लेसन केमिस्ट्री का, और फिजिक्स का 3 फिलहाल कंप्लीट हो गया है. ठीक है, तो देखो आज का जो चैप्टर है वो है लाइक मोर ऑफ अ थियोरेटिकल चैप्टर. ठीक है, थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा है, चीजें जानने के लिए बहुत सारा चीज है. ठीक है, सो पहले आते हैं, देखो नेम ऑफ द चैप्टर क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो एटम क्या है, तुम अगर एकदम क्लास 6-7 से इसका तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पा ही चुके हो. यस, व्हाट इज एटम? एटम जानने के पहले लेट अस टेक अबाउट द कंसीडरेशन ऑफ मैटर. मैटर क्या होता है? देखो लास्ट चैप्टर या फिर लास्ट 2 चैप्टर में मैटर के बारे में ही हम लोगों ने जाना. व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस. जो चीज स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसका वॉल्यूम है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. सो फॉर स्टार्टिंग द वीडियो यू नीड टू हैव दिस बुक, दैट इज एस्टन. ठीक है, तो उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स खोलो, जहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट पेज में कि कोई भी चीज तुम कंसीडर करो, वेदर यू कंसीडर सॉल्ट, सुगर, ग्रेफाइट और एनी सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. ठीक है, तो इंडियन कुछ एक फिलोसोफर था, उसका नाम बहुत टफ है, तो देख लो ये नाम, महर्षि कानद. तो उसने क्या बोला कि इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग ए मैटर, कोई भी मैटर, सपोज तुमने एक लोहे का रॉड लिया, इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, अ टाइम विल कम वेयर यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड इट. राइट, एक टाइम आएगा कि तुम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे. तो सच जो सिनेरियो है जहां पे तुम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे, उसको बोलते हैं एटम. ठीक है, तो कानद ने क्या बोला, कानद वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्ड परमाणु. सो परमाणु क्या है, फर्स्ट पर्सन. कानद कौन था, जो फर्स्ट पर्सन था वो परमाणु क्या है उसको हिंदी में बोला है. वही चीज लेटर जॉन डाल्टन बोल के एक साइंटिस्ट है, तो उसने बोला कि एटम एक, व्हाट इज एटम? Atom is nothing but if you go on dividing a matter, a time will come where you cannot divide it further, और उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे. So उसी smallest indivisible particle को हमने नाम दिया है, या फिर जॉन डाल्टन ने नाम दिया है एटम. ठीक है, तो एटम का मीनिंग क्या है? एटम मींस indivisible, something which cannot be divided. तो एटम का मीनिंग क्या है? indivisible, indivisible. ठीक है, उसको फर्दर तुम डिवाइड नहीं कर पाओगे, मतलब which cannot be divided further, which cannot be divided further. ठीक है, ये है तुम्हारा एटम के बारे में. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, बहुत ही अच्छा सा पिक्चर है. वहां पे उसने लिखा है कि ये गोल्ड का एक बिस्किट है. तो इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग दैट गोल्ड का बिस्किट, अ टाइम विल कम where it will be so small that you cannot divide it. So the smallest indivisible particle is known as atom. ठीक है, तो another philosopher बोला, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, another Indian philosopher पकुदा कटायामा went up further and proposed that the particles of matter normally exist in combined form, and combined form is now called as molecule. तो molecule क्या है? जो एटम अकेले नहीं रहेगा, क्या रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, उसको हम लोग या फिर उसने क्या नाम दिया, मॉलिक्यूल बोल के. ठीक है, सो व्हाट इज मॉलिक्यूल? व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या है? द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन कभी अकेले नहीं रहेगा, एटम नहीं रहेगा, उसको तुम और एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ के वो क्या आएगा, O2 आएगा. सो दैट इज अ मॉलिक्यूल. डिफरेंस समझ में आया एटम्स और मॉलिक्यूल का? ये जो ऑक्सीजन का एक पार्टिकल लिया, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीजन एटम. ठीक है, अभी एटम हमेशा सब मटेरियल का, सब मैटर का, देखो मैटर बोलने से आयरन भी एक मैटर है, ऑक्सीजन भी एक मैटर है. तो दोनों जो एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट नॉट मैटर, एलिमेंट तुम अगर सोचते हो, गोल्ड इज ए एलिमेंट. ठीक है, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. ऑक्सीजन अकेले नहीं रहता है, ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के हिसाब से लेते हैं. ठीक है, दैट मींस जो हम लोग
रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनहेल करता है, दैट इज नॉट इन द ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म, दैट इज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली एटम और मॉलिक्यूल में ये जो डिफरेंस है, मतलब कोई कोई एटम, जैसे तुम गोल्ड का या फिर आयरन, Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन, वो सिंबल मैं बाद में समझाऊंगा, Fe या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर लेते हो Ag, दीज आर मेटल्स, राइट। तो मेटल्स कभी कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहेगा, मेटल क्या होगा, एक एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एटॉमिक स्टेट में रहेगा या मॉलिक्यूलर स्टेट में रहेगा। और ऐसा भी नेसेसरी नहीं है कि मॉलिक्यूल होने से हमेशा दो ही एक साथ होगा। हम लोगों को, अगर तुमने क्लास 8 में ध्यान दिया है तो ओजोन बोल के एक चीज सुना कि नहीं, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, दैट मींस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम जब एक साथ कंबाइंड फॉर्म में रहता है तो उसको O3 बोलते हैं, ठीक है, दैट इज ओजोन। सो डिपेंडिंग अपॉन क्या है मॉलिक्यूल, मतलब वो सिंगली रहना पसंद करता है, डबल रहना पसंद करता है या ट्रिपल रहना पसंद करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट मॉलिक्यूल कंबाइन होता है, ठीक है। तो दिस कंबाइन इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अगर आयरन या फिर कोई भी मेटल का बात बोलो तो वो अकेले रहेगा, कोई भी गैस ये अकेले मतलब हमेशा डबल में रहता है, मतलब कंबाइन फॉर्म में रहता है, ठीक है। सो अभी क्या बोला देखो, मैटर वी नो दैट all the matter is made up of small particles called atoms and molecules, मतलब कोई भी चीज को अगर तोड़ोगे a stage will come, उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे, मॉलिक्यूल को अगर फिर से तोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एटम मिलेगा, ठीक है। और सबका क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो प्रॉपर्टी दिखाता है, आयरन वो प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट, सब हर एक एलिमेंट का अलग-अलग एटम्स होगा और उसी एटम के हिसाब से उसका प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक जज होगा, ठीक है। Thus properties of matter depend on the properties of atoms and molecule, right? अगर वाटर का प्रॉपर्टी हमको जानना है तो वाटर मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, तभी तुमको वाटर का प्रॉपर्टी समझ में आएगा। आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहां से आया, बिकॉज़ उसका जो एटॉमिक लेवल में है ना, वो भी इट्स अ गुड कंडक्टर, दैट इज व्हाई द एंटायर मैटर क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। सो इसी को लेके हम लोग नेक्स्ट, ये जो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को जानना है, तो उसको प्रॉपर्टी जानने के लिए 3 लॉ दिया है, ठीक है। व्हाट आर द लॉज, उसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो पहला लॉ क्या बोलता है, व्हाट इज द लॉ, पहला लॉ तीनों का नाम जान लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कंजर्वेशन ये तो तुमने फिजिक्स में किया था, तो अभी जानेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये तुमको मैथ्स में मिला होगा, प्रोपोर्शन क्लास 8 में, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये अभी कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड लॉ इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। बट फॉर नाउ दिस लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हम लोगों का क्लास 11 या 12 में मिलेगा, ठीक है। फॉर नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड these 2 laws and which are very very important laws, ठीक है। सब लॉ, जैसे न्यूटन के लिए 3 लॉज दिया था, ये एक ही आदमी ने नहीं दिया, ठीक है। ये लॉ कुछ अलग आदमी ने दिया, ये लॉ कुछ अलग आदमी ने दिया, ये भी अलग आदमी ने दिया, ठीक है। तो हमको उस लॉ का प्रॉपर्टीज, मतलब ये लॉ क्या स्टेट करता है, उसका एग्जांपल क्या है, सब हम लोग डिटेल्स में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछे राइट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो तुमको ये तीनों ही लिखना है। फॉर क्लास 9 ये 2 लिखने से भी चलेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर बोले कि राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसका लॉ ही लिखना है। अगर लेकिन बोले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो दोनों ही लिख दो या फिर तीनों ही लिख दो, ठीक है। क्लियर, ओके। नाउ वी विल गो टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहलाता है। तुम अगर फिजिक्स के टर्म में सोचो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, बिफोर कलीशन टोटल मोमेंटम और आफ्टर कलीशन टोटल मोमेंटम क्या था, इक्वल था। कंजर्व मतलब वही रखना ना, सेम रखना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, ये लॉ लेवोइजर बोल के एक साइंटिस्ट ने इन 1774, नाम याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में कभी-कभी 1 मार्क का फिलिंग इन आ जाता है, ठीक है। सो इट वाज गिवन बाय लेवोइजर इन 1774। ये लॉ क्या स्टेट करता है, देखो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड
और destroyed, not destroyed in a chemical reaction. तुम मास का उत्पत्ति भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब मास क्या है, ये जो टोटल यूनिवर्स है हमारा, उसमें मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। सिंस वी आर डूइंग केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के टर्म्स में बोला जब केमिकल रिएक्शन होगा, व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से पहले जिसका जितना मास था, केमिकल रिएक्शन के बाद भी मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक वन एग्जांपल, जहां पे हम लोगों ने लिया एक ए के साथ कोई एक केमिकल है ए, उसके साथ हमने बी को रिएक्ट किया, तो हमारा रिएक्टेंट आया कितना, C+D। सपोज ए और बी को जब ऐड किया तुमने, रिएक्शन किया, तो उसके बाद क्या आया प्रोडक्ट, आई मीन रिजल्ट C+D। ठीक है, सपोज ए तुमने 10 ग्राम लिया था, ठीक है, बी तुमने सपोज 15 ग्राम लिया था। ठीक है, तो जब तुमने रिएक्शन करवाया, तो रिएक्शन करवाने के बाद ये आया सपोज 7 ग्राम और ये आया सपोज 8 ग्राम। ठीक है, तो व्हाट डज द लॉ से, देखो एक चीज मैं बता दूं पहले, जो चीज केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करेगा, व्हाट इज टेकिंग प्लेस, A and B are taking place in a chemical reaction, तो जो चीज केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, they are known as reactants। ठीक है, राइट इट, reactants। ठीक है, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन के बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जो चीज तुम्हारा प्रोड्यूस होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। प्रोड्यूस, प्रोडक्ट ऐसे याद रखना। ठीक है, ये होगा तुम्हारा प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो इन दोनों का अगर ऐड करते हो 10 + 5 ग्राम, टोटल मिला के कितना हो गया 15 ग्राम, और C+D को अगर ऐड करोगे 7 + 8, ये भी कितना हो गया 15 ग्राम। ठीक है, मतलब बिफोर रिएक्शन, देखो मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन होगा, मास कभी क्रिएट भी नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली कितना था 15 था, और प्रोडक्ट जब रिएक्शन हो गया, अलग अलग चीज ऑब्टेन हो गया, फिर भी उसका मास क्या है 15 ग्राम ही है। ठीक है, और देखो दोनों का वो अलग अलग है, वेट या फिर मास अलग अलग है, लेकिन जब तुम टोटल करोगे वो क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ से ये कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, सो ये लॉ को और एक तरीके से हम लोग जान सकते हैं, और मैंने क्या दिया, इन ए केमिकल रिएक्शन, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसका समान आया, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट लेवोइजर हैड गिवन। तो उसके मतलब एक, ये तो मैंने ABCD देके दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक्चुअल में एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड होता है, ठीक है, उसको अगर हमने 100 ग्राम लिया सपोज, ठीक है, 100 ग्राम उसको लिया और उसको हीट किया, तो हीट करना भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही होता है ना। तो जब हीट किया, वो क्या किया, दो सब्सटेंस में डिवाइड हो गया। इसको जब तुमने हीट किया, वो दो सब्सटेंस में डिवाइड हो गया, एक है कैल्शियम ऑक्साइड, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो ऑब्टेन हुआ वो आया 56 ग्राम, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो आ गया तुम्हारा 44 ग्राम, ठीक है। अभी देखो इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो भी कितना आएगा, तुमको 100 ग्राम ही आएगा। तो आया कि नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम। तुम दो लो, दो आए, या फिर एक लो वहां से दो आए, एक लो वहां से तीन आए, कैसे भी है, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो सकता है, बट जब तुम तीनों का या फिर दोनों का ऐड करोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में ऐड करोगे, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज मैथमेटिकली तो हमने या फिर पेन एंड पेपर में तो कर लिया, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में होता है कि नहीं, उसको जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है। देखो एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। वहां पे क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन दे दिया,
ठीक है, मतलब बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया है वो यहाँ पे नीचे, और जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को अंदर रख के उसमें दे दिया है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स नहीं किया है, जस्ट एक साथ रखा है, ठीक है, एक है टेस्ट ट्यूब में, एक है कोनिकल फ्लास्क में, दे आर नॉट कनेक्टेड। अब उसको तुम मेजर करो, सपोज मेजर करके कुछ आया 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जब उसको तुमने रिएक्शन करवा दिया, रिएक्शन कैसे करवाओगे, सपोज तुमने ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया, तो सारा जो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोडियम सल्फेट था वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट या फिर व्हाइट कलर का एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा, ठीक है। उसको अगर तुमने 10 मिनट रख दिया तो वो नीचे व्हाइट कलर का एक लेयर गिर जाएगा और ऊपर पानी लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू मेजर द सेम थिंग, ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद भी तुम अगर मेजर करोगे सो यू विल गेट द सेम रीडिंग। तो उसको मेजर करने से भी उसका पहले का अगर मास 15 पॉइंट समथिंग आया, एग्जैक्टली रिएक्शन के बाद भी मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। हमने इसको कवर क्यों किया, इसको कवर करना चाहिए ऊपर से, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस कि अगर गैस प्रोड्यूस होता है तो वो एस्केप आउट हो जाता है, गैस वहां से निकल जाता है, तब तुमको नहीं मिलेगा ना सम ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम, क्योंकि वो एस्केप आउट हो गया। इसलिए हम लोग एक क्लोज चेंबर में उसको करते हैं, ठीक है। सो यही जो मैंने बात बोला उसको मैं एक वीडियो के साथ यहाँ पे लिंक कर दूंगा, तो वो देख लो, चलो वो देख के आते हैं, ठीक है, लेट्स गो। We require measuring cylinders, barium chloride solution, sodium sulfate solution, conical flask, cork, 10 ml test tube, and an electronic balance. Measure 5 ml of sodium sulfate solution in a measuring cylinder. Pour it into a conical flask. Measure 5 ml of barium chloride solution in another measuring cylinder. Pour it into a 10 ml test tube. Tie the test tube using a thread and hang the test tube in a conical flask carefully so that the solutions do not mix with each other. Cork the conical flask so that the thread holding the test tube is firmly held in place. Take the conical flask and carefully weigh the flask on an electronic balance with all the contents, ensuring that the solutions do not mix, and note the reading. Take the flask from the balance, tilt it and swirl the flask so that barium chloride solution in the test tube spills and mixes with sodium sulfate solution in the flask and forms a white colored precipitate of barium sulfate BaSO4 and an aqueous solution of sodium chloride NaCl. Wait for 10 minutes to complete the reaction. The precipitate of barium sulfate settles down to the bottom of the flask. Weigh the contents of the flask again and note down the reading. समझ में आ गया इतना तक कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो इसी को लेके अभी हम लोग दो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा है। तो लेट्स गो इनटू द न्यूमेरिकल नाउ। कमिंग टू पेज नंबर 112, देखो वहां पे सैंपल प्रॉब्लम 1 है, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम 1 पहले सॉल्व करते हैं। क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथानोइक एसिड to form sodium इथानोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सर ये सब चीज कैसे याद रखें, इसको याद रखना नहीं है, ठीक। जैसे क्वेश्चन दिया है उसी को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनाएंगे। क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथानोइक एसिड, तो सोडियम कार्बोनेट इस तरफ लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस इथानोइक एसिड, रिएक्ट्स विद मतलब प्लस दे देते हैं, इथानोइक एसिड, ठीक है। इसको जब रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट क्या क्या ऑब्टेन हुआ हम लोग को, सोडियम इथानोएट, सोडियम इथानोएट, ठीक है, इथानोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और फिर वाटर H2O, राइट, ये है। हाँ, तो हम लोगों के लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट साइड है।
अभी देखो तीनों का चीज दे दिया कि इन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है 5.3 ग्राम रिएक्ट्स विद कितना 6 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड, तो ये हो गया 6 ग्राम करने से सोडियम इथानोएट कितना आया, सोडियम इथानोएट आया 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड आया 2.2 ग्राम और वाटर कितना आया 0.9 ग्राम। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तुमको क्वेश्चन बोला शो दैट द डेटा वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होने के लिए क्या होता है, सम ऑफ द रिएक्टेंट्स और सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट और सम ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों ही सेम होना पड़ेगा। मतलब इसका जो टोटल मास है और इसका टोटल मास है वो क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले मास ऑफ रिएक्टेंट्स लिखते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, वो क्या होगा 5.3 प्लस 6 kg ग्राम, सॉरी, तो 5 प्लस 6 11.3 होगा। अभी मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगा, तीनों को ऐड कर दो 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 ग्राम। तो तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो भी ऐड करके देखना कितना आएगा, ये भी 11.3 ही आना पड़ेगा। कैसे होगा देख लेते हैं, 8.2 2.2 और 0.9 9 10 11 12 13 3 carry 1 8 plus 2 10 plus 1 11 11.3 करेक्ट ग्राम। तो हम लोगों का क्या है, therefore mass of reactant equal to क्या हो गया, mass of products, reactants और mass of products, तो दोनों सेम आया। so therefore क्या लिखोगे, law of conservation of mass is verified। ठीक है, तुम लोग इतना छोटा मत लिखना, पूरा लिखना। समझ में आया? कमिंग टू सैंपल प्रॉब्लम 2। ठीक है, ये मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, ये मैं दिखा दूंगा, तुम करोगे। सैंपल प्रॉब्लम 2 क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। ये तो वही तो था ना जैसे हम लोगों ने किया था। अच्छा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, वही तो जो हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में लिया था। कैल्शियम कार्बोनेट लेफ्ट हैंड साइड में होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, मतलब हीट किया इसको तो डिकम्पोज होके क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मैंने शॉर्ट में लिखा, तुम पूरा लिखते हैं से भी चलेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड, 10 ग्राम मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 10 ग्राम, कंप्लीटली 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। कैल्शियम ऑक्साइड कितना हुआ 5.6 ग्राम हुआ फॉर्म। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। इसका तुम्हें मास निकालना है, तो लेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी x ग्राम ले लेता है। ठीक है, which law we will use, obviously law of conservation of mass। तो क्या लिख सकते हैं, according to law of conservation of mass, mass of reactant equal to क्या होगा, mass of products होगा कि नहीं। रिएक्टेंट क्या है 10 ग्राम, तो डायरेक्टली 10 लिखो। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा 5.6 प्लस x होगा कि नहीं। तुमने ये x पहले पकड़ लेना होगा, मैंने जो बोला लेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बी x। ठीक है, वो लिख के फिर ही ये करना। तो इस तरफ लेके आओ तो क्या रहेगा, x plus 5.6 equal to 10, जस्ट पोजीशन एक्सचेंज कर दिया। x equal to क्या होगा 10 minus 5.6, that means 4.4 आएगा शायद, 4.4 ग्राम। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि therefore mass of carbon dioxide equals to 4.4 ग्राम।
लिख दो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 4.4 ग्राम। समझ में आया? एकदम सिंपल है, सिर्फ लॉ लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लिखा दो, आ जाएगा। क्लियर? नाउ वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट लॉ। ठीक है, चलो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आवर सेकंड लॉ। तो देखो ये लॉ किसने दिया था? प्रोस्ट बोल के एक साइंटिस्ट था, 1779 में दिया था। ठीक है, so what does the law say कि a chemical compound always consists of same elements combined together in the same proportion by mass। ठीक है, मतलब क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, सपोज एक इजी सा कंपाउंड लेते हैं वाटर। नाउ द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O where they consist of the same element। एक है तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक है, तुमको देखने से ही मिल जा रहा है कि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, तो देखा गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसने प्रोस्ट ने बहुत साइंटिफिकली वो टेक्निक को डिफरेंट टाइप से एक्सपेरिमेंट किया, तो उस कंक्लूजन में पैदा हुआ, मतलब कंक्लूजन में पहुंचा कि हाइड्रो मतलब कोई भी चीज ले लो, फॉर नाउ वी विल कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर में क्या रहेगा? हमेशा दो ही एलिमेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे घर का पानी में वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और तुम्हारे घर के पानी में हाइड्रोजन के साथ कुछ और ही है या फिर ऑक्सीजन के साथ कुछ और ही है। दैट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट थिंग कि कोई एक कंपाउंड अगर होता है उसमें एलिमेंट्स क्या रहेगा? सेम एलिमेंट्स ही रहेगा। ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम के साथ क्लोरीन ही रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर सोडियम सल्फेट है तो सोडियम के साथ सल्फेट ही रहना पड़ेगा या फिर सोडियम के साथ सल्फर और ऑक्सीजन को ही रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड यू कंसीडर उसमें जो जो एलिमेंट है दैट विल बी फिक्स्ड, सेम एलिमेंट्स होना पड़ेगा, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब अगर तुम वाटर का बात कंसीडर करोगे तो इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि वाटर और ऑक्सीजन में उसका मास का रेशियो होता है 1:8। ठीक है, 1:8 रेशियो में रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन अगर 1 पार्ट रहता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना पार्ट रहेगा? 8 पार्ट्स। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, व्हाटएवर बी द सोर्स। तो दो चीज यहाँ पे जानो कि एक ये लॉ क्या कहता है, कोई भी एक कंपाउंड ले लो, वो कंपाउंड सेम चीज से ही बना होगा हर एक बार, और उसका जो मास होगा उन मास का रेशियो होगा हमेशा सेम। मतलब उसको करने के लिए उसने क्या किया, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया और उसको डिकम्पोज किया। डिकम्पोज मतलब पानी में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या होता है, एक तरफ हाइड्रोजन सेपरेट होता है, एक तरफ ऑक्सीजन सेपरेट होता है। तो उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दिया तो देखा गया कि हाइड्रोजन वहां से 11 ग्राम निकला हाइड्रोजन गैस, और यही वाटर से 89 ग्राम क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। तो इन दोनों का जब अगर रेशियो निकालोगे 11/89 तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा, 1:80 होगा ना। 11 1 से 11, 11 8 से 88 होना चाहिए था, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा डिफरेंस है तो फिर भी वो रेशियो क्या होगा, 1:8 ही होगा। ठीक है, व्हाटएवर बी द सोर्स, मतलब तुम नदी का पानी लो, ठीक है, या फिर ओशन का पानी लो या फिर नाले का पानी लो, कहीं से भी पानी लो तुम, उसमें क्या रहेगा, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, और उसमें प्रोपोर्शन क्या रहेगा, 1:8। मतलब हाइड्रोजन अगर 1 पार्ट है तो ऑक्सीजन 8 पार्ट होगा। क्यों होगा, उसको भी उसने एक्सपेरिमेंटली ऐसे देखा कि 100 ग्राम पानी लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो देखा कि 11 ग्राम हाइड्रोजन और 89 ग्राम ऑक्सीजन वहां से निकल जाता है, मतलब सेपरेट होता है। तो उन दोनों का मास जब रेशियो निकाला वो क्या हो गया, 1:8। ठीक है, तो वही बोला कि सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ये चीज याद रखना। ठीक है, और एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एमोनिया। एमोनिया का, अच्छा ये थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल है, ये इतना लर्न करने का जरूरत नहीं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम शोइंग। एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, इसका जो एलिमेंट्स है क्या क्या है, एक है तुम्हारा नाइट्रोजन, ठीक है, और एक क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका जो मास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो वो होता है 14:3। मतलब 14 पार्ट अगर नाइट्रोजन है तो 3 पार्ट क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सो
दैट इज हाउ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वर्क। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब समझ में आया ना अभी, कांस्टेंट वाला बात समझ में आया क्यों कांस्टेंट बोलते हैं? बिकॉज व्हाटएवर बी द सोर्स, कहीं से भी तुम पानी उठाओ या फिर कोई भी जगह से तुम कोई भी कंपाउंड उठाओ, तो जो कंपाउंड को जब तुम तोड़ोगे दो एलिमेंट जो मिलेगा उसका रेशियो क्या होगा? हमेशा फिक्स्ड होगा, ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है? तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि एक केमिकल कंपाउंड में हमेशा क्या रहेगा? सेम ही एलिमेंट रहेगा और उसका मास भी क्या रहेगा? हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दैट इज व्हाई दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब वाटर का एग्जांपल दिया, एमोनिया का एग्जांपल दिया, कोई भी चीज ले लो, ऐसा नहीं है कि दो ही होना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसा तुम अगर H2SO4 सपोज, ठीक है, वैसा भी होगा, मतलब हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ही मिलेगा तुमको हमेशा, तो उन तीनों का भी कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो होगा जो फिक्स्ड होगा, कहीं से भी तुम लो, ठीक है? इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ वी विल गो टू सम न्यूमेरिकल, ठीक है? सैंपल प्रॉब्लम 1 में जाएंगे, ठीक है? चलो देखो सैंपल प्रॉब्लम 1 में आते हैं। क्या बोला सैंपल प्रॉब्लम 1 में? इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288, ठीक है, ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन फ्रॉम इतना ग्राम ऑफ कॉपर। तो एक चीज यहाँ पे नहीं दिखाया, दैट इज द रिएक्शन। मतलब कॉपर ऑक्साइड Cu प्लस O2 मिलकर होता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है? ये है तुम्हारा एक्चुअल रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला कि 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper, 1.03 gram of copper, ठीक है? तो इन अनदर एक्सपेरिमेंट इतना ग्राम ऑफ, अच्छा, तो और एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ये है पहला रीडिंग, ठीक है? सेकेंड वाला रीडिंग में क्या बोला कि कॉपर ऑक्साइड 3.672 इतना लिया, तब वहां से कॉपर मिला 2.938, कॉपर मिला 2.938 ग्राम, ठीक है? शो दैट दिस फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन जानने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कॉपर ऑक्साइड में क्या क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन, ठीक है? तो कॉपर का तो मास मिल गया, तो यहाँ पे हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से तुमको ये निकालना पड़ेगा, ये मतलब x लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का मास, तो ये दोनों मिला के ही तुमको ये वाला आया, ठीक है? तो वहां से ऑक्सीजन का मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन, देखो अगर इन दोनों को मिलाने से ये आएगा तो ये ऑक्सीजन कैसे आएगा? टोटल से इसको माइनस कर देंगे, तो 1.288 माइनस 1.03 करो, ये तुमको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। देखो मास ऑफ कॉपर है पता, बट मास ऑफ ऑक्सीजन पता नहीं है, तो उसका रेशियो कैसे निकालोगे भाई? तो इसको माइनस करने से तुमको मिलेगा 258 ग्राम, ठीक है? ये पहला वाला पार्ट हो गया। अभी तुमको वेरीफाई करने बोला, तो रेशियो निकालो। रेशियो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर पहले है, तो मास ऑफ कॉपर बाय क्या होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ कॉपर क्या है? 1.03, ऊपर लिख दो नहीं तो, मास ऑफ कॉपर बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? दोनों का रेशियो निकालना है। तो मास ऑफ कॉपर कितना है? 1.03, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.258, ठीक है? ये काटाकुटी करना कैसे करोगे? हाँ, 1.03 को लिख सकते हैं 1.03 डिवाइडेड बाय 0.258, राइट? तो 1.03 कैन बी रिटन एज 103 by 100 डिवाइडेड बाय 258 by 1000, ठीक है? तो ये हो गया 103 by 100 into 1000 by 258, तो ये दो जीरो कैंसिल, तो बचा क्या? 1030 by 258, ठीक है?
इसका काटाकुटी करना कितना आएगा, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट डिवाइड करने से ऑलमोस्ट 3.99 आता है, तो 3.99 नहीं लेंगे हम लोग 4 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4:1। ठीक है, समझ में आया? इसको मतलब राउंड ऑफ कर लो, 1030 है तो इसको हम लोग 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, 258 है तो उसको हम लोग 250 लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 0 0 जाएगा, 25 4 जा 100, तो 4:1 होगा। ठीक है, ऐसे तुम जब रेशियो निकालोगे ऐसे तुम राउंड करके फिर इजी होगा डिवाइड करने में। ठीक है, सेम वे में तुम सेकंड वाला करोगे, ये फर्स्ट केस है नंबर 1। नंबर 2 केस में भी सेम, ये दिया है ये दिया है, तुमको ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन पहले निकालोगे, फिर ऑक्सीजन और कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे, वो भी देखना 4:1 ही आएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ। अगर दोनों का सेम आया तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाइड है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लिया था मासेस, यहाँ पे भी अलग अलग मासेस आएगा, लेकिन जब डिवाइड किया रेशियो रिमेन्स द सेम, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। ठीक है, नाउ कमिंग टू सैंपल प्रॉब्लम 2। सैंपल प्रॉब्लम 2 में क्या बोला देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8, ये तो पहले भी बोला मैंने। बाय मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वाज टू बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब 1:8 मतलब क्या है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्स, कितना चाहिए उसको, 1:8 है ना रेशियो, तभी पानी पैदा होगा। जब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लोगे तब 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए इतना है, तो तुम्हें अगर बोले कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो उसके लिए कितना चाहिए होगा, 8 × 3। मतलब सपोज सेम चीज, एक पेन का दाम अगर 8 रुपए है तो 3 पेन का दाम कितना होगा, 3 × 8 = 24 रुपीस। वही है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम ऑक्सीजन लगता है, तो 3 ग्राम ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो वही है 3 × 8 = 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था। नाउ ये अगर सिंपल था तो सैंपल प्रॉब्लम 3 क्या बोला, सैंपल प्रॉब्लम 3 एंड सैंपल प्रॉब्लम 4, that will be your homework. ठीक है, sample problem 3 and sample problem 4 is your homework that you will tell me if you cannot do. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो बहुत ही थोड़ा लेंथी होने वाला है और वहाँ पे हम लोग को मेन बुक भी चाहिए होगा। ठीक है, सो वी विल कंबाइन बोथ द मेन बुक, योर टेक्स्ट बुक एंड दिस एसेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, 2 ही होमवर्क दिया, ज्यादा मैंने होमवर्क नहीं दिया जानबूझ के। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से होमवर्क दूंगा। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना और सेफ रहना। चलो बाय बाय।